गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीए सेकेंड ईयर के जो छात्र छात्राएं हैं उनकी एक पुस्तक भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची में इसमें भारतीय संघ के घटक 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया। जो प्रथम अनुसूची है उसमें हमारे भारत में जो 28 राज्य हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि संविधान का 69वां संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। दूसरी हमारी अनुसूची है उसमें जो भारतीय राज्य व्यवस्था में जो पदाधिकारी हैं प्रमुख रूप से, जैसे भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति जिनको हम उपराष्ट्रपति कहते हैं, एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों तथा भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया है। और इस द्वितीय अनुसूची में इन पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है जिसे संसद द्वारा संशोधित किया जाता है। इनमें जो राष्ट्रपति को पद पर रहते हुए ये पद के बाद जो सुविधाएं और लाभ दिए जाते हैं उसके बारे में विवरण दिया गया। अगला है अगली अनुसूची, तृतीय अनुसूची। इसमें जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो संवैधानिक संस्थाओं में जो विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जो शपथ ग्रहण के समय ली गई शपथ का उल्लेख किया गया है। जब भी कोई पदाधिकारी अपने पद की शपथ लेता है और वो पद की शपथ लेना अनिवार्य है, इसको ध्यान में रख कर के तृतीय अनुसूची में इन मुख्य पदाधिकारियों को ली जाने वाली शपथ का विवरण दिया गया। चौथी अनुसूची अपने इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में जो राज्य हैं हमारे यहाँ, जिसे हम हमारे राजस्थान से लेते हैं, राजस्थान से लोकसभा में 10 को राज्यसभा में 10
प्रतिनिधित्व भेजते हैं, जिनका निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से करते हैं। ये 10 राज्यसभा सदस्य हमारे राजस्थान से निर्वाचित होते हैं। इसी प्रकार विभिन्न राज्यों से राज्यसभा के लिए सदस्य निर्वाचन करके संसद में भेजते हैं। ऐसा ही संघ शासित जो क्षेत्र हैं उनमें भी भेजने का प्रावधान किया गया। अगली अनुसूची 5वीं अनुसूची है। इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया। हम जिस क्षेत्र में रहते हैं या जिस देश में रहते हैं वहाँ पर ऐसी जनजातियाँ भी हैं जो आज भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। उन जातियों के लिए, उन क्षेत्रों के लिए राष्ट्र, देश कार्य करें, ऐसा हम संविधान में 5वीं अनुसूची में विवरण दिया गया है। 6ठी अनुसूची है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया। 6ठी अनुसूची में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जहाँ जनजातियाँ रहती हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए इस अनुसूची में विशेष प्रावधान किया गया है। 7वीं अनुसूची है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ बताई हैं। ये अनुसूचियाँ हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संविधान के अंतर्गत इस अनुसूची में 97 विषय डाले गए हैं। दूसरी अनुसूची है राज्य सूची। राज्य सूची में दिए गए विषयों पर राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंध होने पर केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 66 विषय दिए गए थे। तीसरा है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान जब लागू हुआ था उस समय समवर्ती सूची में 47 विषयों का प्रावधान किया गया था। अगला है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था उस समय मूल रूप से इसमें 14 भाषाएं थीं। इस 8वीं अनुसूची में जो 14 भाषाएं थीं उसमें धीरे धीरे समय के अनुसार परिवर्तन किया गया। 1967 में सिंधी को तथा 1992 में कोंकणी,
मणिपुरी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया तथा 2003 में 92वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें मैथिली, संथाली, डोंगरी एवं बोडो को शामिल किया गया था। इस प्रकार अब संविधान में 22 भाषाएं वर्तमान में हैं। अगली है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जिनमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा प्रावधान उस समय किया गया था। संविधान में यह अनुसूची प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इसमें 284 अधिनियम हैं। इस अनुसूची में जब सरकार को ऐसा लगे कि कोई कानून ऐसा बनाया जाए जिसका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो न्यायालय को प्राप्त है उसका उपयोग ना कर सके, परंतु 2006 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसले में इस अनुसूची पर रोक लगाई थी। अगला है 10वीं अनुसूची। यह संविधान में 52वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ी गई थी। इसमें जो दल बदल अधिनियम है उससे संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। इसमें मैं आपको बताऊं बच्चों कि किसी भी राज्य की सरकार को बनाए रखने के लिए स्पष्ट बहुमत होना अति आवश्यक है और वह स्पष्ट बहुमत ही सरकार को बनाए रखता है। जैसा कि अभी वर्तमान में राजस्थान में सत्ता का उथल पुथल की राजनीति चली, एमपी में भी ऐसा ही हुआ, परंतु एक बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि दल बदल का एक प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे दल में जाना चाहता है तो जा सकता है, उसे रोक नहीं है क्योंकि ये उसका अधिकार है, परंतु उसे अपने पद से त्याग पत्र देना हुआ और अपने निर्वाचित क्षेत्र का भी उसे छोड़ना होगा। अब बात आती है कि हम सरकार भी गिराना चाहें और हम हमारा जो निर्वाचित क्षेत्र जहाँ से चुने गए थे वो ही हम बनाए रखें। इसका ये प्रावधान किया गया था कि जो भी दल है उसके निर्वाचित सदस्य 2/3 से अधिक बहुमत में पा करके और दूसरे दल में प्रवेश कर सकते हैं। अब ऐसा यदि संभव नहीं होता है तो उसको बागी कह रहा था। यदि कोई 1 या 2 या 5 व्यक्ति दल छोड़ते तो उसको बागी बोलते हैं और बागी न तो सत्ता का रहता है न विपक्ष का रहता है। अगली है 11वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ी गई थी। इसमें पंचायती राज संस्थाओं
कि कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए। जो हमारे यहाँ पंचायती राज संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को क्या अधिकार प्राप्त हुए हैं, उनको किन किन क्षेत्रों में कार्य करना चाहिए, इसके बारे में 11वीं अनुसूची में विस्तृत से विवरण किया गया। अगला है 12वीं अनुसूची। यह अनुसूची संविधान में 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1993 में जोड़ी गई थी। इसमें शहरी क्षेत्र और स्थानीय निकाय और उनकी संस्थाओं के कार्य करने के लिए 18 विषयों का प्रावधान किया गया था। इन 18 विषयों पर जो नगर पालिका, नगर परिषद आदि महानगर, इनके जो सभापति, उपसभापति और अन्य इन पर कानून बना सकते हैं और उस जगह की व्यवस्था को बनाने के लिए ये कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 12 अनुसूचियाँ हमें मिली, उन अनुसूचियों का हमने आज अध्ययन किया है और आगे हम अगली क्लासों में अध्ययन करेंगे अन्य का। सभी को इस ऑनलाइन क्लासेस में डॉक्टर राकेश वर्मा आचार्य को से धन्यवाद। थैंक यू।